हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ में आप लोगों की एडुकेटर, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज की सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर हम लोग अकाउंट्स की पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के हर कॉमर्स के यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जाम में आप लोगों के पास में 10 यूनिट्स आती हैं, तो आई विल ट्राई टू कवर द ऑल 10 यूनिट्स पीवाईक्यूज। सो आज हम लोग अपने अकाउंटिंग के पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम लोगों के पास में हम लोग जून 2020 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीरीज को। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। मैचिंग कंसेप्ट, ये आप लोगों के पास में रहता है। ये क्या कहता है, पर्टिकुलर ईयर के एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ में मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक्सपेंसेस 2025 के ले रहे हैं, तो रेवेन्यू भी उसी ही ईयर का लेना है। ड्यूल एस्पेक्ट्स क्या कहता है, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट रहता है। ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट, ये आप लोगों के पास में काउंटिंग कंसेप्ट नहीं होता है। और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, जो हम लोगों को क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस है वो क्या चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। ये आप लोगों के पास में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, ठीक है। और तो ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट ये आप लोगों के पास में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट इन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी। जब कंपनी क्या होती है, बंद होती है। कंपनी जब बंद होती है तो उसको क्या कहा जाता है, कम्स टू एन एंड। कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसको किसने क्रिएट किया है, जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। ओके, जो लॉ के द्वारा क्रिएटेड होती है, जिसके अंदर आप लोगों के पास में क्या रहती है, कॉमन सील होती है। ओके, तो ये आप लोगों के पास में कंपनी होती है, कंपनी को लो ही बनाता है, और एंड भी कौन करता है, लो ही करता है। तो डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट इन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। तो ये आप लोगों के पास में कहाँ पर आता है, लिस्ट एच के अंदर आता है। तो हम लोगों के पास में लिस्ट होती है, लिस्ट ए टू एच। लिस्ट ए में क्या आता है, एसेट्स जिसकी जो प्लेज नहीं हुई है। प्लेज का मतलब क्या होता है, गिरवी, एसेट्स को गिरवी रखना। तो लिस्ट ए में वो एसेट्स आती हैं जो प्लेज नहीं है। लिस्ट बी में वो एसेट्स आती हैं जो प्लेज हैं। लिस्ट सी में क्या आता है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को इंक्लूड किया जाता है। लिस्ट डी में डिवेंचर होल्डर आते हैं। डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं, जो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। इनको क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है एक फिक्स्ड रेट से। और इनका जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। ओके, डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज। लिस्ट ई में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। ओके, लिस्ट एफ प्रेफरेंस शेयर, जिनके पास में क्या वोटिंग, जिनके पास में वोटिंग राइट नहीं होते हैं। ओके, जिनको दो प्रेफरेंसेस होती हैं, एक तो इनको डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलता है, और रिपेमेंट के टाइम पे जो पैसा होगा वो भी इन्हें पहले मिलेगा, इक्विटी से पहले। लिस्ट जी में इक्विटी शेयर्स को इंक्लूड किया जाता है, और लिस्ट एच में क्या रहता है, सरप्लस और डेफिशिएंसी। लिस्ट ए नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, लिस्ट बी प्लेज। सी में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आते हैं। डी, डी स्टैंड फॉर डिवेंचर होल्डर। ओके, ओके, ये क्लियर हो जाएगा। ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ई बहुत सारा आ रहा है, ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। एफ प्रेफरेंस शेयर, एफ प्रेफरेंस शेयर। जी इक्विटी शेयर, जी इक्विटी शेयर वाले ओनर होते हैं ना, तो ओनर की तो जी हजूरी की जाती है, तो ऐसे याद रखिएगा, लिस्ट जी इक्विटी शेयर, लिस्ट एच सरप्लस और डेफिशिएंसी। याद हो जाएगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो प्लीज देखिएगा क्या पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। सो पीवी रेशो, पीवी रेशो क्या रहता है हम लोगों के पास में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होता है, ठीक है जी। तो पीवी रेशो आप लोगों के पास में क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए। पहले हम लोगों को पीवी रेशो का फॉर्मूला जो रहता है, ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन बाय में सेल आप लोगों के पास में रहता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल, ठीक है। या फिर चेंज इन प्रॉफिट, और एक और फॉर्मूला भी इसका हम लोगों के पास में रहता है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ है, सेल्स में कितना चेंज हुआ है, मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या निकलता है, पीवी रेशियो निकलता है। इसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये करेक्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या रहता है,
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, या फिर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। तो इसको ग्रोस मार्जिन कहा जाता है, ये आप लोगों के पास में गलत है। कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज क्लियर हो गए, क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम लोगों के पास में क्या रहता है, फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट आप लोगों के पास में होता है। पीवी रेशियो को इंप्रूव किया जा सकता है सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर, ये करेक्ट है, या तो कॉस्ट को कम कर कर या सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये आप लोगों के पास में डिफरेंस होता है किसका, एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल का, किसका डिफरेंस होता है, एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल का डिफरेंस होता है। तो इसको भी रिड्यूस किया जा सकता है फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस कर कर, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आप लोगों के पास में क्या होता है, एक ये फॉर्मूला भी हम लोगों के पास में रहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, दैट इज प्रॉफिट बाय में पीवी रेशियो आप लोगों के पास में होता है, क्या होता है, प्रॉफिट बाय में पीवी रेशियो। ओके, एक एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, एक प्रॉफिट बाय में पीवी रेशियो। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, जहां पर क्या किया जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने अटेन करना है बिजनेस का गोल, उस स्टैंडर्ड को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, डेविएशंस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। क्या किया जाता है, डेविएशंस को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या काम करते हैं, उनको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो जो बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं वो किसके लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं, फॉर प्री डिफाइंड पीरियड के लिए बेसिक स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास में फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, हमें क्या बताना है, क्या ट्रू है, पहले जो बताना है उसके ऊपर चाहिएगा कि क्या ट्रू है, ये हम लोगों को बताना है। तो पहला क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आर द सेम, नहीं, दोनों जो रहती हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, जहां पर हम लोग टोटल कॉस्ट में केवल किसको इंक्लूड करके चलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को, लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट में हम लोग फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल, मतलब कि टोटल कॉस्ट को हम लोग देखकर चलते हैं, तो दोनों डिफर होती हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए कौन बेटर होती है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं बेटर होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो रहती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, ज्यादा सुटेबल होती है। तो ये भी आप लोगों के पास में करेक्ट नहीं है, तो 1 और 2 करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या रह जाएगा, 3 एंड 4। इनको भी पढ़ लेते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप ऑल्सो डिनोट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये आप लोगों के पास में करेक्ट हो जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, तो ये करेक्ट है। मार्जिनल कॉस्टिंग अभी बताया, ये डिफरेंस रखता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। ओके, एक हम लोगों को ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूलाज आने चाहिए। ओके, तो गाइस ध्यान से देखिएगा, जो ब्रेक इवन पॉइंट रहता है, हमने पीछे पीवी रेशो का फॉर्मूला कर लिया था। ओके, बट ये हम लोगों का रह गया था। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोगों को यूनिट्स में निकालने हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट को सोल्व किया जाए कि हम लोगों को ना ही कोई लॉस हो ना ही कोई प्रॉफिट हो, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला रहता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है हम लोगों के पास में, सेल माइनस ब्रेक इवन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या रहता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये आप लोगों के पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला रहता है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है ये आप लोगों के पास में किस चीज का ब्रेक इवन पॉइंट, जो अमाउंट के अंदर की कितने अमाउंट को हम लोग बेचें कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो ये क्या फॉर्मूला रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय में पीवी रेशो। ओके, तो ये हम लोगों, और पीवी रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय में सेल। मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है यहाँ पर केवल वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, और लेकिन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है,
मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड की कॉस्ट मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिक्स कॉस्ट को चार्ज किया जाता है, मतलब कि फिक्स कॉस्ट यहाँ पे पीरियड की होती है, प्रोडक्शन के ऊपर हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करके चलते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर दोनों कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, ओके। तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन को, जो कॉस्ट डाटा होता है वो क्या हाईलाइट करता है, टोटल कंट्रीब्यूशन, हर प्रोडक्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इससे निकलता है, तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर कॉस्ट डाटा जो होता है वो कन्वेंशनल पैटर्न में बताया जाता है, ओके। नेट प्रॉफिट को निकाला जाता है कैसे, दोनों कॉस्ट को, मतलब फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है सेल में से, तो नेट प्रॉफिट आता है, ओके। तो यहाँ पर डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अफेक्ट द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होता है वो यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, ओके। लेकिन यहाँ पर ये इम्पैक्ट करता है, ठीक है। इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द सेम, कॉस्ट पर यूनिट जो रहती है वो क्या रहती है, सेम होती है, ओके। लेकिन ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट, क्यों यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, क्योंकि यहाँ पर केवल वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है पर यूनिट के अंदर, जैसे कि 2 रुपये पर यूनिट है, तो वो क्या रहती है, सेम होती है। याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, टोटल के अंदर क्या होती है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट रहती है ये आप लोगों के पास में क्या होती है, टोटल के अंदर क्या होती है। ये देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, तो एक देखो, एक हम लोगों के पास में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी के अंदर, तो ये क्या रहती है, टोटल के अंदर क्या होती है, सेम होती है, ओके। और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आप लोगों के पास में ये हो गया, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट की, जो क्या होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू, तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हमेशा 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 पर यूनिट क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, ओके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल चेंज होती रहती है, तो ये टोटल में क्या होती है, चेंज होती है। लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, पर यूनिट वाली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, सेम होती है। क्लियर हो गया, तो ये भी चेंज होती है, तो ये याद रख, चेंज में होगी हमेशा डिक्रीजिंग, ठीक है। तो टीएफसी टोटल में हमेशा सेम, और एवीसी पर यूनिट में क्या रहती है, सेम होती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है, ठीक है। और यहाँ पे रिड्यूस होती रहती है, क्योंकि जैसे प्रोडक्शन होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा, रिड्यूस होगा। So this is for today's session. Hopefully you clear all the things. So thank you so much guys. Thank you.